एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम सुमित लूथरा, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और बेटा, आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म। हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होते हैं, क्योंकि बच्चों की जो शिकायत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो यही है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को रटना पड़ता है और कोई रटने को तैयार नहीं है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो क्रैमिंग कर सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के और कुछ बच्चों से नहीं होती है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल लगती है। तो बेटा, उसका एक ही सल्यूशन है कि अगर आप रिएक्शन को रट कर जाने की कोशिश करोगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर आपको अंदर का मैकेनिज्म पता हो, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको रिएक्शंस का इंटरनल पार्ट समझाऊंगा कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन किस तरह से होते हैं और कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या हैं। लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने से पहले आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या होता है। तो अगर मैं पूछूं कि रिएक्शन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, हर कोई यही बोलेगा कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, the process in which reactants are converted to product, they are called reactions। और इसको केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं और रिएक्शन भी बोलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाता है तो क्यों बनाता है, उसका रीजन क्या है? ठीक है, उसका रीजन क्या है, क्यों कोई क्रिया होती है, क्यों कोई रिएक्शन होता है, उसके पीछे का रीजन, और कैसे होता है, और क्या किसी भी दो चीज में रिएक्शन हो जाएगा या किसी स्पेसिफिक चीजों में होगा। इन सब चीजों का पता होना जरूरी है, तभी आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे, इसकी डेप्थ में जाएंगे, तब जाके आपको इन चीजों का पता चलेगा। तो देखिए बेटा, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन की, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, आइए देखते हैं। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, अगर मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करूं, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या होता है? देखिए बेटा, रिएक्टेंट के अंदर दो चीजें होती हैं। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, रिएक्टेंट के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है सबस्ट्रेट, और दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है उसका रिएजेंट, रिएजेंट जिसको अटैकिंग रिएजेंट भी बोलते हैं। ओके, सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट आर द रिएक्टेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो अभी यह देखना होगा कि सबस्ट्रेट क्या है और अटैकिंग रिएजेंट क्या है। इस चीज को समझते हैं, बड़े आसानी से समझेंगे। देखिए बेटा, सपोज करिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है ए, मेरे पास एक कंपाउंड है ए, और ये कंपाउंड के अंदर अगर मैं कोई रिएजेंट डालता हूं आर, ठीक है, आर मैंने एक रिएजेंट डाला, अटैकिंग रिएजेंट, तो आर क्या करेगा? ए के ऊपर अटैक करेगा। ओके, आर क्या करेगा? ए के ऊपर अटैक करेगा, और उस अटैक करने पर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज पी। सो दिस इज द होल ऑर्गेनिक रिएक्शन। दुनिया का हर ऑर्गेनिक रिएक्शन यही है बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चाहे लंबे से लंबा रिएक्शन हो, छोटे से छोटा रिएक्शन हो, हर किसी रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट होता है, एक अटैकिंग रिएजेंट होता है। अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है और प्रोडक्ट बनाता है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है उसकी सिर्फ यही दो चीजें आपको पढ़नी होती हैं कि एक होता है अटैकिंग रिएजेंट और एक होता है सबस्ट्रेट। ओके, तो अभी अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर अटैक क्यों करता है, कैसे करता है? क्या हर रिएजेंट किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कर सकता है? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नो। हर रिएजेंट का अपना फंक्शन होता है। कोई बॉन्ड को तोड़ने के लिए होता है, कोई बॉन्ड को ट्रांसफर करने के लिए होता है, कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो तरह तरह की रिएजेंट्स होते हैं। हर रिएजेंट का बेटा अलग ही एक इफेक्ट है। तो एक रिएजेंट के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिफरेंट रिएजेंट्स का बताया जाएगा कि क्या फंक्शन होता है। ठीक है, और वो किस किस जगह पर अटैक कर सकते हैं। कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो हर चीज का एक अलग फंक्शन होता है, तो उनके ऊपर भी हम एक वीडियोस बनाएंगे।
चलिए अब फिलहाल बात करते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है। तो रिएक्शन होता कैसे है इसको समझने के लिए आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। कैसे होता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्या होता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर उस चीज का बेटा आपको पता होना चाहिए। और देखो बेटा एक बात याद रखना कि इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, चाहे वो केमिकल रिएक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन हो, सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। पहली कि पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। अब पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी क्या हो सकती है, वो एनर्जी लाइट हो सकती है, वो एनर्जी हीट हो सकती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी तरह की एनर्जी हो सकती है जो बॉन्ड को तोड़ सकती है, चाहे वो सनलाइट हो, ओके, कुछ भी। जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी बॉन्ड अगर तोड़ना हो तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर। ओके, तो जैसे कि सपोज करिए कि मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है, Cl2 है, तो इसको तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेरे को सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, और ये क्या होता है कि क्लोरीन क्लोरीन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है बेटा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उससे क्या होता है कि ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, मतलब कि नए बॉन्ड्स बनेंगे, और नए बॉन्ड्स किसके साथ बनेंगे, कैसे बनेंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल आपको इतना समझ आ गया होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड टूटते हैं। पहले मैं इस चीज को कवर करूंगा कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं। पुराने बॉन्ड बेटा दो तरीके से टूट सकते हैं, आइए उसको समझते हैं कि पुराने बॉन्ड किस तरह से टूटते हैं। पुराने बॉन्ड किस तरह से टूटते हैं उस चीज को समझते हैं बेटा। देखो, जब ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर कोई बॉन्ड टूटता है उसे कहा जाता है बॉन्ड फिशन, उसे कहा जाता है बेटा बॉन्ड फिशन। और ये जो बॉन्ड फिशन होती है ये दो तरह की होती है, एक होती है होमोलिटिक फिशन, एक होती है हेटेरोलिटिक फिशन। ओके, अब ये होमोलिटिक फिशन क्या है और हेटेरोलिटिक फिशन क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, कोई भी बॉन्ड है, वन बॉन्ड इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक एटम है ए और एक एटम है मेरे पास बी, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है इस तरह से। इस बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इस बॉन्ड को मैं दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और अभी क्या होगा कि अगर ए और बी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, तो अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या होगा कि दोनों तरफ से इक्वल स्ट्रेंथ के साथ इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या होगा कि ए की तरफ से भी इक्वल स्ट्रेंथ लगेगी जितनी बी की तरफ से लग रही है। तो ऐसा होने पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसा होने पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। मतलब ये होगा कि इन दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इस तरह की बॉन्ड फिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दो हेड नहीं होते हैं, सिंगल हेड होता है लाइक दिस। ठीक है, जैसे कि बस ये बना दिया। ठीक है, सिंगल हेडेड एरो का हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। तो अभी क्या होगा कि इससे हमें क्या मिलेगा, ए इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन और बी इसके ऊपर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। और जब ये हमारे पास स्पीसीज निकला जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था,
इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो बॉन्ड जब ब्रेक होगा किसी भी रिएक्शन के अंदर तो वो दो तरीके से होगा, और पहला तरीका है होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन के अंदर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए और दोनों इक्वल स्ट्रेंथ से बॉन्ड्स के पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे, और जब वो अपनी तरफ अट्रैक्शन हो गई उन इलेक्ट्रॉन्स की तो ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बिकॉज दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड। हमें तो पता ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, देयर इज नो आयोनिक बॉन्ड अवेलेबल। खैर, तो अभी क्या होगा बेटा कि ये जो ए है और बी है इन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया और यहां पर बन गए फ्री रेडिकल्स, और इस तरह से बॉन्ड टूट गया। इस तरह की जो बॉन्ड फिशन रहती है इसे बोलते हैं होमोलिटिक फिशन, या इसको प्यार से होमोलिसिस भी कहा जाता है। इसे प्यार से होमोलिसिस भी कहा जाता है। होमोलिसिस में जन्म होता है फ्री रेडिकल्स का, फ्री रेडिकल्स का जन्म होता है, और फ्री रेडिकल्स वो स्पीसीज होते हैं जो काफी रिएक्टिव होते हैं और उनके ऊपर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है। इस तरह की बॉन्ड फिशन की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और बेटा यहां पर एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी तभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, अदरवाइज ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, और जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सनलाइट, ठीक है, इस तरह की चीजों में ये हो सकती है। तो चलिए इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं। एक एग्जांपल बेटा मैं आपको करवाता हूं जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा, मेरे पास है क्लोरीन Cl, यहां पर ये इनके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन को सनलाइट प्रोवाइड करता हूं, ओके, Hmu एनर्जी मैंने इसको प्रोवाइड की, तो ये क्या हो जाएगा, Cl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओके, और ये बॉन्ड अब इसके अंदर नहीं आएगा, यहां पर मैं प्लस भी लिख सकता हूं। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर होमोलिसिस, और यू कैन से होमोलिटिक फिशन, ओके। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपको समझ आ जानी चाहिए। खैर, ये तो बात हो गई होमोलिटिक फिशन की, तो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करता है। सेकंड है हमारे पास हेटेरोलिटिक फिशन। अब ये हेटेरोलिटिक फिशन क्या है, आइए इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। हेटेरोलिटिक फिशन को समझने के लिए आपके पास दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है बेटा, ए और बी के बीच में, और यहां पर है इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी है इलेक्ट्रॉन। अब बात यहां पर घूम फिर के आती है कि ये जो ए और बी है, क्या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल रहेगी तो दोनों तरफ से इक्वल स्ट्रेंथ लगेगी और होमोलिटिक फिशन होगी। लेकिन अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, ठीक है, देयर इज अ मच डिफरेंस, if there is a much difference between the electronegativities of A and B, then heterolytic fission occurs. उस समय heterolytic fission होगा, और heterolytic fission होने के लिए यह जरूरी है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में अच्छा खासा डिफरेंस हो। अगर अच्छा खासा डिफरेंस होगा तभी heterolytic fission होता है। अब सपोज कर लीजिए कि A और B, अब सपोज कर लीजिए कि A और B में से जो B है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ओके, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करने में हेल्प करेगा कि वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसकी तरफ से अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी, तो जब ज्यादा लगेगी तो B अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा, क्योंकि ये बॉन्ड बना है म्यूचुअल शेयरिंग से। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। तो अभी क्या होगा कि ये जो ए और बी का बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, इसमें से जो डबल बॉन्ड है, डबल पेयर, दो डबल इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बी के पास, बिकॉज बी हैज द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस समय ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसके पास चले जाएंगे, और ऐसा करने पर क्या होगा, जो ए होगा बेटा, जो हमारे पास ए होगा उसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया,
उसका एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और जो बी है उसको एक इलेक्ट्रॉन तो अपना मिला ही मिला, साथ में एक इलेक्ट्रॉन उसने और उठा लिया और उसके ऊपर आएगा नेगेटिवली चार्ज। और इस तरह से ये फिशन होती है, इस तरह से जो बॉन्ड टूटता है दैट इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक फिशन। ओके, इस तरह से जो बॉन्ड टूटता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोलिटिक फिशन बोलते हैं। हेटेरोलिटिक फिशन में दो स्पीसी बनते हैं। पहले हमने होमोलिटिक किया था, उसमें जो स्पीसी बना था उसका नाम था फ्री रेडिकल। लेकिन हेटेरोलिटिक फिशन के अंदर जो दो स्पीसीज बनते हैं उन स्पीसीज का देखिए बेटा क्या नेचर है। एक होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्यार करता है, वो इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस लविंग होता है। और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, क्योंकि उसको नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है। तो बेटा बात करी घूम फिर कर यहां पर आती है कि इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है कि इस तरह का कोई चार्ज स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और दिस इज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियस को पसंद करेगा और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसको पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। तो खैर यहां पर इस तरह की चीजें जो है वो बन जाती हैं। ओके, तो बॉन्ड फिशन को आपने समझ लिया कि ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक इन ए केमिकल रिएक्शन। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, या तो होमोलिटिक फिशन होगी या हेटेरोलिटिक फिशन होगी और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अगली जो चीज है हमारे पास दैट इज रिएजेंट्स। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट तो एक भला मानस है, ठीक है, उसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अटैक करवाया जाता है अटैकिंग रिएजेंट से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। ओके, अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। देखो बेटा, अगर हमारे पास एक सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट के ऊपर अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट रिएक्ट करे तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये क्या चीज है, ये बेटा तीन तरह के होते हैं। पहला होता है बेटा फ्री रेडिकल। फर्स्ट होता है हमारे पास फ्री रेडिकल, सेकंड होता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ओके, और थर्ड होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तीन तरह के अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चौथा नहीं बना बेटा आज तक, सिर्फ ये तीन ही होंगे। ठीक है, अगर आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन से डर लगता है तो बेटा आपको ये पहचानना होगा कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन सा है, वो फ्री रेडिकल है, वो न्यूक्लियोफाइल है या फिर वो इलेक्ट्रोफाइल है। अगर आपको इतनी समझ लग रही है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे समझने, और आपको इसके मैकेनिज्म्स करने में भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो फ्री रेडिकल तो आपने देख ही लिए कि क्या होते हैं। ये वो चार्ज्ड स्पीसीज होते हैं या वो स्पीसीज होते हैं जिनके ऊपर एक सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है और उसी इलेक्ट्रॉन का अनपेड होने की वजह से इनके ऊपर काफी ज्यादा रिएक्टिविटी आ जाती है और ये काफी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर Cl, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बेटा इसकी एग्जांपल है। दिस इज द फ्री रेडिकल और ये होमोलिटिक फिशन द्वारा निकलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, तो ये भी एक फ्री रेडिकल है। ओके, ये कैसे बनता है, अगर मैं CH3 यानी कि इथेन के ऊपर एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, एनर्जी देता हूं इसको मैं, और एनर्जी देने पर ये क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको समझ होनी चाहिए कि कब क्या होगा। ठीक है, कब क्या होगा।
सो दिस इज द फ्री रेडिकल्स। बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल या तो होंगे नेगेटिवली चार्ज्ड, या तो होंगे नेगेटिवली चार्ज, या फिर ये होंगे इलेक्ट्रॉन रिच। ओके, या तो ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी के ऊपर, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल क्या है, देखिए बेटा, जैसे Cl नेगेटिव है, F नेगेटिव है, दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स, ये न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ओके, जैसे NH, चलो इसकी बारे में बाद में करेंगे। तो जैसे चलो कर ही लेते हैं, जैसे हमारे पास है बेटा NH2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो फ्री रेडिकल में आती हैं, सॉरी वो इसमें आएंगे न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल में। तो फिलहाल अभी इसके आगे हम क्या करेंगे, जैसे अमोनिया है मेरे पास NH3, अमोनिया है तो न्यूट्रल लेकिन उसके बावजूद ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल रहता है हमेशा और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का इच्छुक होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूं BF3 की, नहीं BF3 इलेक्ट्रोफाइल में आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये बेटा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे और न्यूट्रल होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, न्यूट्रल भी हो सकते हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। फॉर एग्जांपल BF3, जो BF3 है बेटा, उसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैसे भी करके उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और अटैकिंग रेजेंट बन के दूसरों के साथ रिएक्शन करता है। ओके, सो इसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज में आ जाता है हमारे पास NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अमोनियम आयन, जो अमोनियम आयन है इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो जो होते हैं अनस्टेबल चीजें, देखिए अटैक वही करेगा जिसको संतुष्टि नहीं है, अटैक वही करेगा जिसको संतुष्टि नहीं है, और संतुष्टि का मतलब है कि उसके ऑक्टेट्स कंप्लीट होने चाहिए। करेक्ट, उसके ऑक्टेट्स कंप्लीट होने चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, और कोई नेगेटिवली चार्ज है, कोई पॉजिटिवली चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बैठा हुआ है। तो इस तरह की चीजें जो है वो बेटा अनसेटिस्फाइड होती हैं, और वो तब तक अनसेटिस्फाइड रहती हैं जब तक वो किसी सबस्ट्रेट को ढूंढकर अपने मतलब का जो सबस्ट्रेट होता है, जब तक उनके साथ वो रिएक्शन नहीं कर लेती हैं तब तक उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, और उसी वजह से ये सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी उन चीज़ों में बेटा हमने क्या देखा है, हमने आज की चीज़ों में सिर्फ इतना देखा कि पहली बात कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट एक भला मानस है, वो किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन दुनिया उसको जीने नहीं देगी, उसके ऊपर अटैक करेगी। और अटैक कौन करेगा? अटैकिंग एजेंट। अटैकिंग एजेंट अटैक इसलिए करेगा क्योंकि वो खुश नहीं है, वो अनसेटिस्फाइड है, और जब तक वो अनसेटिस्फाइड रहेगा तब तक उसको सेटिस्फाई होने की कोशिश जो है वो करता रहेगा, और तब तक ऑर्गेनिक रिएक्शन होते रहेंगे। ओके, और किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। पुराने बॉन्ड कैसे टूटते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और नए बॉन्ड्स क्यों बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि अनसेटिस्फैक्शन, ठीक है, उनकी सेटिस्फैक्शन नहीं है अटैकिंग रीजेंट्स की, इसलिए वो अटैक करते हैं और बॉन्ड्स बनाते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा लास्ट, और उस एग्जांपल के अंदर हम समझेंगे कि कोई चीज़ के अंदर किस तरह से सारा रिएक्शन होता है, उसके मैकेनिज्म्स को समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपको फ्री रेडिकल्स वगैरह ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सारा कुछ अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो बेटा रिएक्शन क्या है मेरे पास? रिएक्शन है मेरे पास CH4 यानी कि मीथेन, इसके ऊपर अगर मैं क्लोरीन का रिएक्शन करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो ये बन जाता है CH3Cl प्लस HCl। ओके, तो इस रिएक्शन को समझते हैं और हम आज की सारी क्लास को एक बार रिवाइज कर लेंगे इस रिएक्शन के जरिए। तो देखो बेटा यहां पर क्या था, CH H H H, दिस वाज मीथेन,
और यहां पर क्या था, क्लोरीन थी, ठीक है। तो Cl जैसे ही क्लोरीन को लाइट मिला, सनलाइट मिला, तो उसका बेटा ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ओके, उसका जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कुछ इस तरह की चीज बन गई, और यहां पर बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, किसी एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो जाएगा। तो अभी यहां पर क्या हो गया, H, और यहां पर क्या हुआ बेटा, इसके ऊपर आ गया, ये अभी अनसेटिस्फाइड है, ठीक है। और यहां पर क्लोरीन जो है वो भी अनसेटिस्फाइड रहेगा बेटा, और यहां पर एक हाइड्रोजन टूट गया, ये भी अनसेटिस्फाइड है। तो जब लाइट मिली, एनर्जी मिली, तो जो चीजें पहले सेटिस्फाइड थी वो क्या हो गई, एनर्जी लेने से अनसेटिस्फाइड हो गई। अनसेटिस्फाइड का मतलब अनस्टेबल और रिएक्टिव। जो कार्बन था वो 4 बॉन्ड बनाता है, अब उसके 3 बॉन्ड तो बन चुके हैं, लेकिन एक बॉन्ड उसका टूट चुका है। अब ये जो क्लोरीन्स हैं ये फ्री रेडिकल्स बन चुके हैं एनर्जी के कारण, और ये भी टूट गया बॉन्ड, और ये भी बन गए फ्री रेडिकल, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी बेटा अकेला बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब बेटा कुछ इस तरह से होगा कि एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके साथ अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा, CH3Cl, और इन दोनों की सेटिस्फैक्शन तो हो गई। अब इन दोनों की सेटिस्फैक्शन होगी बाय फॉर्मिंग HCl। ओके, तो इस तरह से सारा केमिकल रिएक्शन का जो सिस्टम है बेटा वो चलता है कि अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए कोई भी जो रेडिकल्स होते हैं या फिर जो अटैकिंग रेजेंट्स होते हैं, एक्चुअली देखिए बेटा सारी जड़ क्या है केमिकल रिएक्शन की, ये एनर्जी। अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर उनकी कंडीशंस जो होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन या एसिडिक के अंदर हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, तो ये सब करने पर ही ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा, और वो कंडीशंस देनी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप उनको वो कंडीशंस देते हो तभी पुराने बॉन्ड टूटेंगे, और अगर पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो जन्म किसका होगा, अनसेटिस्फाइड चीज़ों का। अनसेटिस्फाइड चीज़ें क्या होती हैं, अनसेटिस्फाइड चीज़ें क्या होती हैं, जो वो होती हैं बेटा अटैकिंग रिएजेंट्स, जो कि खुद सेटिस्फाई होना चाहते हैं। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था जिसमें मैंने आपको वो चीज़ें क्लियर की कि अटैकिंग रिएजेंट कैसे बनते हैं, क्या होता है सारा सिस्टम। फिलहाल इसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस नहीं किया है, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके अंदर 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं, SN1 और SN2, उसके लिए हम अलग से चीज़ें करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की जो क्लास थी उसको समझने के लिए, उसकी अनसेटिस्फैक्शन को दर्शाने के लिए इस रिएक्शन का ये रूप आपके सामने पेश करना पड़ा। तो चलिए, आई होप कि आपको आज की क्लास में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आया होगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन से चीज़ें किस किस तरह से एक्ट करती हैं, इन सब चीज़ों को देखने